पर्यावरण अधिप्रभाव। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग करने से प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को पर्यावरण अधिप्रभाव कहते हैं। पर्यावरण अधिप्रभाव कथन EIS प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग और विभिन्न संसाधनों के प्रक्रम से पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के संदर्भ में सामान्य कथन को पर्यावरण अधिप्रभाव कथन कहते हैं। पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन EIA प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन और मानव के द्वारा स्थापित किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक विकासीय परियोजनाओं का पर्यावरण के विभिन्न घटकों और मानव के ऊपर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के मूल्यांकन को पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन धारणीय विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें मानव के द्वारा स्थापित किसी भी विकासीय परियोजना जैसे जल विद्युत परियोजना की स्थापना, ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना, खनन कार्य, नदी घाटी परियोजना की स्थापना इत्यादि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जैविक अजैविक घटकों के साथ साथ मानव समाज के ऊपर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन कहलाता है। पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? EIA की शुरुआत 1969 से USA से प्रारंभ हुई। इस वर्ष USA में नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट NEPA पारित हुआ, जिसके तहत भविष्य में USA में स्थापित की जाने वाली किसी भी विकासीय परियोजना के लिए EIA अनिवार्य कर दिया गया। USA के बाद यह यूरोपीय देशों और फिर एशिया और अफ्रीका देशों में इसकी शुरुआत हुई। EIA में शामिल पहलू पहला है कि किसी भी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना के स्थापित होने के पूर्व वहां के पर्यावरणीय दशाओं के विवरण का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है परियोजना स्थापित होने के बाद वहां के पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण। तीसरा है कि परियोजना में की लागत, खर्च और उससे मिलने वाले लाभों के विवरण का प्रस्तुतिकरण। चौथा है कि वैकल्पिक परियोजना के ऊपर विचार और उसका प्रस्तुतिकरण। पांचवा कि अगर प्रस्तावित परियोजना ही स्थापित होती है तो पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की विवरण का प्रस्तुतिकरण। छठवां कि परियोजना के स्थापित होने से मानव समाज को मिलने वाले लाभों के विवरण का प्रस्तुतिकरण। EIA की विधि आकस्मिक विधि, परिवहन लागत विधि और लियोपोल्ड मैट्रिक्स विधि। आकस्मिक विधि इस विधि में परियोजना से प्राप्त होने वाली कुल लाभ में से 5 हानि को घटाया जाता है। जैसे पहला है कि जलवायु तत्व की हानि, दूसरा है मानवीय स्वास्थ्य की हानि, तीसरा है कि जैविक घटकों की हानि और चौथा है भूमि क्षमता की हानि, पांचवा अजैविक घटकों की हानि। इन सभी हानियों को मूल्य की इकाई में जोड़ा जाता है, फिर परियोजना के लाभ से घटा दिया जाता है, जिसे GDP हानि भी कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि जिसका प्रयोग UNDP के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत में भी इसी विधि को अपनाया गया है। परिवहन लागत विधि इस विधि में परियोजना की कुल लागत और उससे मिलने वाले कुल लाभ के अंतर को देखा जाता है। क्योंकि इस विधि में पर्यावरणीय हानि और मानवीय समाज की हानि की गणना नहीं की जाती, इसलिए यह एक वैज्ञानिक विधि नहीं है। भारत में EIA की शुरुआत और भारतीय विज्ञान 1976 से 77 योजना आयोग ने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग को नदी घाटी परियोजना को स्थापित होने से पूर्व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण करने के लिए कहा। बाद में इससे वृद्धि करते हुए उन परियोजनाओं को भी शामिल कर लिया गया जिन्हें सार्वजनिक निवेश बोर्ड में अनुमोदन की जरूरत थी, परंतु 1954 से पहले यह केवल प्रशासनिक निर्णय था। 1994 27 जनवरी 1994 को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना पारित किया गया और इस अधिसूचना में शामिल परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य कर दिया गया। 2006 इस वर्ष पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 पारित किया गया, जिसमें परियोजना को प्रभाव क्षमता के आधार पर 2 वर्गों में रखा गया। ग्रुप ए इसमें शामिल परियोजना के मूल्यांकन और अनुमति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर थी। ग्रुप बी इसमें शामिल परियोजना के मूल्यांकन और अनुमति की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर थी। 2020 इसे पर्यावरणीय अधिसूचना मूल्यांकन 2020 कहते हैं। इसमें परियोजना को 4 श्रेणी में रखा गया है: ग्रुप ए, ग्रुप B1, ग्रुप B2 अन्य परियोजना। इसमें तय सीमा में पर्यावरणीय अनुमोदन का प्रावधान है। तय सीमा से प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए राज्यों को अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने को कहा गया है। नवीन विधान की कमियां या आलोचना। जन सुनवाई की अवधि को घटाकर 45 दिन से 40 दिन कर दिया गया। यह उन लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है जो वनवासी हैं और सूचना प्रौद्योगिकी से पहुंच से दूर हैं।
इसमें अन्य परियोजना को रणनीतिक परियोजना माना गया है और इस प्रकार के परियोजना की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। नए कानून में देश की सीमा से लेकर 100 किलोमीटर की हवाई दूरी को बॉर्डर एरिया माना गया है। इसके कारण उत्तर पूर्व के अधिकांश क्षेत्र इस दायरे में आ जाएंगे जो जनजाति बहुल और जैव विविधता से संपन्न है। इस कानून में अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना और NH के चौड़ीकरण को EIA से बाहर रखा गया है, जो नदी जैव विविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। खनन परियोजनाओं को पहले 30 वर्षों के लिए मंजूरी दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। फिर अगला है कि इस कानून के तहत ऐसी कंपनी भी पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है जिन्होंने भूतकाल में पर्यावरणीय विधानों का उल्लंघन किया है। साथ ही कई अवसरों पर प्रोजेक्ट स्थापित होने के बाद EIA होगा, जिन्हें पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस कहते हैं। सुझाव: पहला कि पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र अधिकरण होना चाहिए जिसमें विषय विशेषज्ञ शामिल हो। दूसरा कि एक सार्वजनिक सूचना डेस्क होनी चाहिए जिस पर परियोजना से संबंधित ब्यूरो हो और वह हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध हो। तीसरा कि जन सुनवाई की समय सीमा बढ़ाया जाना चाहिए। चौथा है पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस पर विचार करने की जरूरत है। पांचवा की निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात परियोजना के मंजूरी के समय और उसके बाद निगरानी का प्रावधान होना चाहिए।